विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रुंगटा जी के साथ। मैं मधुसूदन रुंगटा कई सामाजिक और औद्योगिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ आपको फर्स्ट न्यूज चैनल पर नमस्कार करता हूं और उम्मीद है कि आज तक जितना मैंने विश्लेषण विदर्भ के बारे में किया है आपको यह जानकारी रही होगी कि विदर्भ का जो विकास है नहीं हुआ, जो अब हो रहा है और किस तरह होगा और आप और हम किस तरह से इसका विकास करेंगे जिससे से विदर्भ रीजन पूरे महाराष्ट्र में एक ऊंचाई पर आ जाए। 75 साल का जो शोषण विदर्भ के साथ हुआ है और विदर्भ में आज तक जो पूरे महाराष्ट्र को बिजली दी है, कोयला दिया है, पेपर दिया है, सीमेंट दिया है और इतना बड़ा जंगल दिया है, तो उम्मीद है हमारे सरकार के मंत्री, सरकार में बैठे हुए लोग और अधिकारी जो हमारे 75 साल की जो बैकलॉग है उसको पूरा करने में हमारे सक्षम युवा मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस और देश के कर्णधार जिनको सब जानते हैं ऐसे हमारे नितिन जी गडकरी, उनकी देखरेख में विदर्भ एक बहुत ही प्रगति की ओर अग्रसर होगा। आज विदर्भ के 11 जिले में बहुत सारी संपत्तियां समाई हुई है और इतनी विपुलता है, कृषि से लेके पानी से लेके माइनिंग सेक्टर से लेके हर क्षेत्र यहाँ पर परिपूर्ण है। लेकिन जो हुआ सिर्फ ये हुआ कि उद्योग यहाँ पर आए तो मतलब क्या है? सीमेंट को इसलिए आना था कि यहाँ पर लाइमस्टोन था, कोयला था, और उसी तरह से ऊर्जा को इसलिए आना था कि यहाँ पर कोयला था, पेपर को इसलिए आना था कि यहाँ जंगल था। लेकिन अब जो बाकी के उद्योग आएंगे उसके लिए जरूरी है कि इंजीनियरिंग उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग यहाँ पर आए और विदर्भ का विकास हम चारों ओर कर सके। आज स्टील हब भी बन रहा है, वह भी जरूरत इसलिए है कि जो बड़े उद्योगपति है उनको वर्ल्ड का सबसे बढ़िया आयरन ओर मिल जाएगा, कोयला मिल जाएगा, यहाँ पर पानी मिल जाएगा और काफ़ी बड़ी ज़मीनें मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जब ये उद्योग पनपते हैं, आते हैं, साथ साथ में दूसरे सेक्टर को भी यहाँ पर सरकार ने लाना चाहिए और उसके लिए ऐसी रूपरेखा बनानी चाहिए कि इस सेक्टर के साथ बाकी सेक्टर भी बोनस के तौर पर आए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग सेक्टर की बहुत डिमांड है और जब वो सेक्टर आ जाता है तो परिपूर्ण आ जाता है। और उसी तरह से आईटी सेक्टर, एआई सेक्टर, उस सेक्टर को भी यहाँ पर लाना चाहिए। हमारे पूर्व अध्यक्ष फेडरेशन के श्री किरण पातुरकर जी ने अमरावती में आईटी की डिमांड की है। उसी तरह से नागपुर में भी आईटी आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नागपुर का जो लोकेशन है बहुत एडवांटेज है। वो पूरे इंडिया में 0 माइल्स पर स्थित है, सेंट्रल लोकेशन है और अब नागपुर में अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज भी आ रहे हैं, हर तरह की सुविधाएं आ रही है, मेडिकल सेंटर है, तो फिर हमें नागपुर से पिछड़ना क्यों? आज बेंगलोर में पानी नहीं है, बड़ी दिक्कत है। हैदराबाद में इतनी बड़ी समस्या है कि वहाँ पर एक छोर से दूसरे छोर में जाने में 1.5 घंटे से ज़्यादा लग जाता है और गडकरी जी नागपुर का इतना अच्छा ये स्थिति बनाई हुई है कि एक छोर से 2 छोर आप 25 मिनट में पहुँच सकते हैं, सभी जगह से कनेक्टिविटी है। तो अब जरूरत हो जाता है कि फोकस सिर्फ नागपुर और विदर्भ में होना चाहिए। जब हमारे पास अच्छे मिनरल्स है, हर तरह की सुविधाएं हैं, तो विदर्भ को पीछे क्यों रहना? 2 दिन पहले ही अमरावती में एयरपोर्ट का बड़े शांत तरीके से स्वागत और उद्घाटन किया गया। हम सबका उसके लिए स्वागत है। अकोला का भी एयरपोर्ट चालू करना चाहिए, गढ़चिली में एयरपोर्ट बनना चाहिए और उसकी जो रफ्तार बढ़ानी चाहिए और साथ ही साथ में चंद्रपुर में जो मोरवा का एयरपोर्ट है वो भी शुरू कर देना चाहिए। हमारी डिमांड है कि चंद्रपुर से रायपुर, हैदराबाद,
पुणे और बॉम्बे को अगर कनेक्ट कर दिया जाता है तो लोगों की जो डिमांड है करीब 40 सीटर का प्लेन यहाँ से वाइबल हो सकता है। और चंद्रपुर से जब ये कर दिया गया तो यहाँ पे बहुत सारे अधिकारी आ सकते हैं, बहुत सारे कंपनी के सीईओ आ सकते हैं। और चंद्रपुर जो आज डेवलपमेंट की ओर जा रहा है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, माइनिंग डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर में काफ़ी हो सकता है। अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट होने जा रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो नेता लोग हैं उन्होंने ये पहल करनी चाहिए कि जो हम सत्ता में बैठे हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए जिसमें हर जिले का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो भी औद्योगिक क्षेत्र से, कि उस क्षेत्र का अच्छी तरह से विकास हो सके। अब हम बात करते हैं, इतनी बड़ी जो गर्मी अभी अप्रैल से शुरू हुई है तो समस्या शुरू हो गई है पानी की। चंद्रपुर में डालमिया सीमेंट जो एक देश के मजबूत डालमिया ग्रुप का है वह पानी की वजह से बंद होने के रास्ते पर आ गया है। एमआईडीसी क्षेत्र चंद्रपुर तड़ारी का पानी की वजह से 3 दिन तक बंद रहा। हमारे विधायक किशोर जोरगेवार जी ने पहल की है और देखते हैं ये पहल उनकी काफ़ी सकारात्मक होगी और उसके कारण उद्योगों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। अमरावती की भी कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है, देश के कई भागों से रेलवे से जुड़ा हुआ है और स्मृति हाईवे से बम्बई से जुड़ गया है और अभी तो विमानतल भी आ गया है। तो अमरावती में टेक्सटाइल पार्क को इस तरह से बढ़ाया जाए जिस तरह से तमिलनाडु में कोयम्बटूर है। वहाँ पर अगर सुविधाएं मिलती हर तरह की तो जिनिंग के साथ साथ जिस तरह से कपड़ा बनने के उद्योग लगे हैं और उस तरह से कपड़े के साथ साथ वहाँ पर अगर अप्रैल जैसे वहाँ पर सब तरह के फैब्रिक बनते हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर शर्ट, बनियान, हर चीज़ के अगर निर्मित होने लगे, पोशाक निर्मित होने लगे तो अमरावती में आज रेडीमेड का सबसे बड़ा कारोबार है। लेकिन अगर वह वहाँ पे बनता है, हर चीज़ निर्मित होती है तो अमरावती शहर का जो डेवलपमेंट है बहुत आगे जा सकता है। आज अमरावती में अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, एग्रीकल्चर भी अच्छा है, तो अमरावती पर सरकार का फोकस देना बहुत जरूरी है। ये विदर्भ की देखा जाए तो सेकंड कैपिटल है और अमरावती को ऐसे दौर में आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसको तो अपन कृष्ण जी की नगरी भी कह सकते हैं, रुक्मिणी जी अमरावती की रही हुई है। तो जब भारत में अमरावती इतना प्रसिद्ध रहा हुआ है तो जरूरी है कि आज के समय में भी अमरावती को हम व्यापारिक दृष्टिकोण से और औद्योगिक दृष्टिकोण से आगे ले जा सकते हैं। उसके कनेक्टिविटी का फायदा लेके सरकार ने उसके लिए एक अलग से पॉलिसी बनाकर अमरावती को टेक्सटाइल के लिए एक अच्छा सुदृढ़ रूप से हब बनाकर उसको कोयम्बटूर के तर्ज पर आगे लाया जा सकता है। गोंदिया भंडारा जो चावल के लिए काफ़ी जाना जाता है और वहाँ का चावल भी बहुत ऊंचे ग्रेड का है, तो सरकार ने उस उद्योग को आगे लाने के लिए वहाँ उनके साथ बैठकर किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा वह चावल भारत में और निर्यात किया जा सकता है और किस तरह से हम उनको नई तकनीकी दे सकते हैं, उस पर सरकार ने पूर्ण रूपेण अपने कृषि मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के द्वारा काम करके उस क्षेत्र के चावल उद्योग को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो इंसेंटिव किसानों को दी जाती है, अगर एग्रीकल्चर प्रोसेस इंडस्ट्रीज को उसी तरह के इंसेंटिव दिए जाए तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज आगे बढ़ सकती है। उसमें जो आने वाले नए युवा है जो दूर होते जा रहे हैं उस क्षेत्र से, वो उसमें आगे आएंगे और कृषि क्षेत्र जो बहुत जरूरत है देश को, पूरे राष्ट्र को नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जरूरत बहुत ज़्यादा है, तो उस क्षेत्र का काफ़ी अच्छा विकास होगा। आज इथनॉल का जो प्रोजेक्ट है हर क्षेत्र में आ रहे हैं, तो वो भी कृषि पे आधारित उद्योग है, क्योंकि जब उनको मक्का और चावल मिलेगा तब जाके इथनॉल अच्छे प्रोजेक्ट लग सकते हैं और वह एक पर्याय बनकर पेट्रोल डीजल का सरकार को कम दर पर एक अच्छा मुनाफा दे सकते हैं और देश में जीडीपी को योगदान दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरी हो जाता है कि सरकार ने इन दो डिस्ट्रिक्ट पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पे जो कृषि आधारित उद्योग को हम आगे ला सकते हैं और किस तरह से इस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। वहीं पर बुल्ढाना और अकोला का भी विकास बहुत जरूरी है। बुल्ढाना में देखिए तो खामगांव आ जाता है, वहाँ पर बुल्ढाना आ जाता है, तो उस क्षेत्र का भी विकास आज
काफ़ी करना जरूरी है। और वह जिस तरह से हम बॉम्बे के पास जाते हैं, बुल्ढाना बॉम्बे के करीब आ जाता है, तो वहाँ पर कृषि आधारित और जो सोयाबीन है वहाँ का जो कपास है, उस सब के ऊपर आधारित उद्योग वहाँ लग जाते हैं, तो बहुत अच्छा उस क्षेत्र का विकास हो जाता है। बुल्ढाना जो आज हम कहते तो एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है उद्योग के क्षेत्र में, कृषि में तो काफ़ी अच्छी प्रगति कर रहा है, लेकिन वहाँ पर उद्योग लाना बहुत जरूरी है। अगर हम खामगांव को देते हैं तो खामगांव में जिस तरह से एडिबल ऑयल्स के और चांदी के बर्तन बनाने के निर्मित उद्योग लगे हुए हैं, तो उसको तकनीकी द्वारा उस क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास आगे लाया जा सकता है और बुल्ढाना जैसे क्षेत्र को भी वहाँ पर विकास के तौर पर बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत जरूरत हो जाता है कि हमारे ऐसे सक्षम अधिकारियों को हर महीने उस क्षेत्र का दौरा करने के लिए लगाएं, जिससे कि वहाँ पर किस तरह के हम विकास ला सकते हैं और किस तरह से यह विदर्भ आगे बढ़ सकता है। इस सोच पर हम अगर गौर करते हैं तो सरकार को बहुत फायदा होगा, इस क्षेत्र का विकास होगा और हमारे जो युवा यहाँ से जा रहा है वह युवा बाहर न जाकर यहीं पर अपना विकास करेगा और क्षेत्र का विकास करेगा, उससे हमारे राज्य का विकास भी होगा। आज सरकार के सामने हमने मांगे रखी थी कि दूसरे जो राज्य हैं उसकी तुलना में जो हमारा आज बिजली के दर बहुत ज़्यादा है, कम से कम प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए लघु सूक्ष्म उद्योगों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो रेट कम किए जाएं। आज फाउंड्री सेक्टर, बहुत सारे एमएसएमई में स्टील सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर परेशान है कि किस तरह से काम करना। बाकी के राज्य हमारे साथ बहुत कंपटीशन में आगे जा रहे हैं, लेकिन बिजली के दर इतने बढ़े हुए हैं कि अभी जो याचिका MERC में दाखिल हुई, अगर वहाँ पर बिजली के दर कम नहीं हुए तो उद्योगों को चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और सरकार को ऐसी स्थिति में बिजली के दर कम करना अति आवश्यक है और यह दर कम से कम मई के अंतर्गत कम कर देना चाहिए। महाराज दिवस मना रहे हैं तो कम से कम महाराज दिवस पर यह दर कम हो जानी चाहिए। उसी के साथ साथ पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव 1 साल से ज़्यादा हो रही तैयारी हो रही है। कई उसमें फॉरेन कंपनीज के कंसल्टेंट को भी लिया गया, लेकिन कई चर्चाएं हुई, बातें हुई, अभी तक अप्रैल खत्म होने आ रहा है लेकिन पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव 2025 आया नहीं है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे राज्य शासन जो प्रॉमिस की है कि बहुत अच्छे इंसेंटिव आएंगे और उससे एमएसएमई का भला होगा, लगता है वो जल्दी आ जाएगी और 1 मई के पहले सरकार इसकी घोषणा कर दे तो सबका समाधान हो जाएगा। वहीं पर कोल गैसिफिकेशन जो एक तरह का नया प्रोजेक्ट है पूरे इंडिया में, हमारे श्री हंसराज जी जो आज ओबीसी कमीशन के चेयरमैन हैं, कभी वे फर्टिलाइजर एंड केमिकल के मंत्री रहा करते थे। उस समय हमने मिलकर यह प्रोजेक्ट कोल गैसिफिकेशन का तैयार किया। गडकरी जी ने बहुत सहयोग दिया और वह प्रोजेक्ट 7 साल से बना और आज धराड़ी जी और उनकी टीम के द्वारा यह साकार होने जा रहा है। 1500 एकड़ में अभी वहां पर पूरी तौर पर जमीन अधिग्रहण कर ली गई है। उसी तरह ग्रेटा एनर्जी ने भी अपने उसी कोल गैसिफिकेशन के प्रोजेक्ट के लिए जो स्टील में ग्रीन स्टील में आ रहा है वहां पर उन्होंने 250 एकड़ के ऊपर जमीन भद्रावती में ग्रहण की है और हमें उम्मीद है सरकार उनको पूर्ण सहयोग देगी। जो सहयोग सरकार जो सरकार से चाहते हैं वो सहयोग अगर उनको मिला तो ये प्रोजेक्ट समय पर इम्प्लीमेंट होंगे और उससे देश को बहुत फायदा होगा और देश में इस तरह के कई प्रोजेक्ट लगेंगे और देश हमारा आत्मनिर्भर भारत जो है एक विश्वास के साथ भारत बनेगा। वहीं पर हमारी दूसरी शिकायत, आज कारखानों को लेबर नहीं मिलते। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बहुत फ्री बीज बट रहा है। फ्री बीज बटने के कारण जो कामगार है वो काम करना नहीं चाहते, वे कहीं जाना नहीं चाहते। थोड़ा भी मेहनत का काम दिया गया वो काम नहीं करते और हर क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी हो गई है। एक तरफ बेरोजगारी है लेकिन दूसरी तरफ कामगार नहीं मिल रहे, तो सरकार ने फ्री बीज बंद कर देना चाहिए। उसकी जगह सरकार ने उनको पढ़ाने के लिए, उनके मेडिकल के लिए, इसके लिए अगर सरकार देती है या उनको उनके एग्रीकल्चर सुधारने के लिए अगर सरकार उनको उस जगह पैसा देती है तो सरकार को उत्पादकता मिलेगी। नहीं तो हमें लगता है कि आगे आने वाले दिनों में हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी
कोई चाइना इस तरह से आगे बढ़ रहा है कि कभी भी वो अपनी तकनीकी से भारत को विकसित करके बहुत लो कॉस्ट में अपना माल यहाँ पर भेजना शुरू कर देगा। जिस तरह से आज स्टील इंडस्ट्रीज करा रही है कि वह अपना माल चाइना के सामने नहीं बेच पा रही, वो समस्या खड़ी हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।